नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चला रहा हूं और उसी सिलसिले में मैं आज एक बार फिर से आपके सामने एनसीईआरटी बुक लेकर के आया हूं। आज इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत और भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, ये वीडियो जो मैं एनसीईआरटी की बुक लेकर के आता हूँ, इस वीडियो में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के बुक के सारे कंटेंट को मैं पढ़ता हूँ एक तरफ से, और महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है या महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है दोस्तों, उसको मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं लाइन बाय लाइन जो पढ़ता हूँ दोस्तों, ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो सी टेट या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 6 में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। दोस्तों, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मौसम हाईलाइट किया हुआ है, तो मौसम जो है दोस्तों, मौसम वो चीज़ें हैं, वो है जो दिन प्रतिदिन और प्रत्येक घंटे कभी भी बदल सकता है, जो हर पल, हर घंटे, हर दिन बदलता रहता है दोस्तों, उसे मौसम कहते हैं। जैसे जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको थोड़ी सी ठंड महसूस होती है, फिर धूप हो जाती है, आपको गर्मी महसूस होती है, अगले पल बादल आ जाते हैं, बारिश होने लगती है। ये आप देख रहे हो, दिन भर में, एक दिन में कई तरीके के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का परिवर्तन जो होता है दोस्तों, उसे मौसम कहा जाता है, क्योंकि मौसम जो होता है प्रतिदिन एक या दो, तीन रूपों में बदल सकता है। तो जो कुछ समय, कुछ क्षण में बदले, उसे मौसम कहा जाता है। और मौसम जो है दोस्तों, मौसम का ठहराव बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए, मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्र के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हो। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपने इसमें देखा, गर्मियों के मौसम में आप ठंडी चीज़ों को खाना पसंद करते हो और ठंडी के मौसम में आप गर्म चीज़ों को खाना पसंद करते हो। तो सामान्यतः भारत के प्रमुख मौसम, भारत में देखो दोस्तों, प्रमुख जो है 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, और उनको देखते हैं हम। पहले दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी का होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, ठंडी जो है वो लगभग नवंबर से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन दिसंबर में काफ़ी तेज ठंडी होती है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये दोस्तों ठंड का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ठंड अपने चरम सीमा पर होते हैं दोस्तों। तो एक मौसम ये हो गया ठंड का मौसम, जो दिसंबर से फरवरी के बीच में आता है। दूसरा मौसम है दोस्तों, मार्च से मई तक का महीने मौसम, जो गर्मी का मौसम होता है दोस्तों। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीना दोस्तों गर्मी का मौसम होता है, जिसमें बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। अगला देखते हैं दोस्तों, जून से सितंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है दोस्तों। इसी समय में दोस्तों बारिश का मौसम देखने को मिलता है। आप देखते हैं 15 जून के बाद संपूर्ण भारत में बारिश का मौसम बन जाता है, और 1 जून के आसपास जो दक्षिण भारत यानी केरल के आसपास मानसून आ जाता है दोस्तों। तो जून से लेकर के सितंबर तक मौसम जो होता है वो वर्षा का मौसम होता है। उसके बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर से नवंबर में मानसून लौटने का मौसम होता है, जो शरद का मौसम कहा जाता है। तो आपने देखा, इस प्रकार से 4 मौसम पाए जाते हैं। भारत में सामान्यतः 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है।
अब दोस्तों बात ये आती है कि शीत ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी क्यों नहीं पड़ती। उसका कारण ये है कि जो हमारा भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और सूर्य की रोशनी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, या मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं एक बार कि सूर्य की रोशनी जो होती है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में स्थित होती है। इस वजह से दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होने की वजह से सूर्य की रोशनी जो होती है वो ठंडियों के मौसम में दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती है। सूर्य का प्रकाश सीधे दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ता है और सूर्य जो है दक्षिण गोलार्ध पर सीधे चमकता है। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों इसकी किरण या सूर्य की रोशनी आप कह सकते हो तिरछी पड़ती है। इसकी किरण सीधी ना पड़ने की वजह से यहाँ पर ठंड का मौसम बना रहता है दोस्तों। आगे देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर दोस्तों सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहते हैं। तो आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में दोस्तों दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधी जो है पड़ती है और सीधी पड़ने की वजह से मौसम पूरा गर्म हो जाता है और यहाँ की जो वायु होती है वो हल्की होकर के उड़ जाती है। जो वायु में जो जल मौजूद होते हैं वो जल वाष्पित होकर के उड़ जाते हैं और यहाँ का टेम्परेचर भी जो होता है दोस्तों वो बढ़ता रहता है लगातार। और ऐसी स्थिति में जो हवाएं बहती हैं वो गर्म हवाएं बहती हैं जिसे लू कहा जाता है। तो इसको आपने भी देखा होगा लू जो है कितनी खतरनाक होती हैं। कभी कभी इससे लोग बीमार हो जाते हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। आगे देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पहले देखते हैं यहाँ पर दोस्तों एक कंटेंट दिया हुआ है गर्मियों के बारे में। इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि यही सब छोटी छोटी कंटेंट होते हैं जहाँ से सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है दोस्तों। तो हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय जिसे शरबत कहा जाता है का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने में सबसे अच्छा साधन है तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा भी करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत आदि पिया है? जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं। बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये सब चीज़ जो है गर्मियों में शरीर के टेम्परेचर को बढ़ने से रोकते हैं, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं ताकि जो है लू से बचा जा सके और डिहाइड्रेशन से भी बचा जा सके। आगे गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं, वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित भी करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों वर्षा को हिंदी में वर्षा बोला जाता है, उर्दू में इसे बारिश कहते हैं और मराठी में पाउस कहा जाता है और बंगाली में दोस्तों वारसा कहा जाता है। तो आप देख सकते हो 4 भाषाएं और चारों भाषाओं में 4 तरीके से वर्षा को ही एक ही चीज़ को 4 तरीके से बोला जाता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे दक्षिणी पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है या वर्षा का मौसम है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इस एनसीईआरटी की बुक में जो 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। तो आप देखो दोस्तों इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून का आने का या इसे आगे बढ़ने का मौसम होता है। इसी समय दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की तरफ आता है। इस समय पवन यानी दोस्तों हवा, इस समय हवा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसके पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी तट पर अरब सागर है। तो इन दोनों अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी जो समुद्री क्षेत्र हैं यहाँ से दोस्तों
जो हवाएं हैं वो स्थल की तरफ आती हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि गर्मी की वजह से जो स्थल क्षेत्र है, स्थल क्षेत्र का टेम्परेचर अधिक होता है। इस वजह से अधिक ताप होने की वजह से जो हवा की दाब है वो कम हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। और ये जो समुद्री हवाएं होती हैं दोस्तों, इनका दाब अधिक होता है और ये समुद्र से जो है स्थल की तरफ आती हैं, क्योंकि यहाँ की हवाएं ऊपर उठ चुकी हैं और वो स्थान खाली है। तो उस स्थान को भरने के लिए ये हवाएं स्थल की तरफ आगे की तरफ बढ़ती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होता है। तो देखो दोस्तों, जब ये समुद्री हवाएं स्थल क्षेत्र की तरफ आती हैं और ये हवाएं जब पर्वतों से या पहाड़ों से टकराती हैं, उस समय वर्षा होती है। आगे देखते हैं मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। तो मानसून लौटने का मौसम क्या होता है? अगर मानसून आया है तो वापस भी जाएगा, और जब जिस समय मानसून वापस जाता है उस समय मौसम शरद का होता है, शरद ऋतु का मौसम होता है। इस समय पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। जैसा कि आपने पहले देखा, जब बारिश का मौसम था, जिस समय बारिश हो रही थी दोस्तों, जब दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम था, उस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी कि समुद्री हवाएं स्थल की तरफ आ रही थीं। लेकिन उसके ठीक विपरीत जब मानसून लौटता है तो स्थल भागों से हवाएं जो है लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। तो ये महत्वपूर्ण होता है कि पवनें जो होती हैं बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं इस समय स्थल की तरफ से। भारत के दक्षिणी भागों, ये विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो आप देखो, भारत के विशेषकर दक्षिणी भागों में, अब दक्षिणी भागों में विशेषकर वो राज्य जो तमिलनाडु का राज्य है, वहाँ पर इस मौसम में जब लौटता हुआ मौसम होता है, उस समय यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ये महत्वपूर्ण होता है। ये मौसम और जलवायु में अंतर आपको बताने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप ऊपर मैं आपको बताया था और आपने देखा भी कि मौसम किसे कहते हैं, जो कुछ दिन में, कुछ घंटों में, कुछ समय में बदलते हैं, उसे मौसम कहते हैं। और जलवायु जो होता है अनेक वर्षों में मापी गई। तो दोस्तों, जो आप जैसा कि आप देखते हो, लगभग अभी तक जब से आपका जन्म हुआ है या जब से आप समझदार हुए हो, तब से उसी समय पर वर्षा हो, उसी समय पर ठंड का मौसम आए और उसी समय पर गर्मी का मौसम आए। तो इसे कहते हैं कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों पे मापी गई मौसम की औसत दशा। तो ये आप भी अपने क्षेत्र के मौसम की औसत दशा को माप सकते हो कि किस समय में आपके यहाँ गर्मी पड़ती है, किस समय बारिश होती है और किस समय ठंड का मौसम होता है। तो जो चीज़ बहुत लंबे समय तक एक ही समय पर बहुत लंबे समय से हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? जलवायु। तो जलवायु और मौसम में यही अंतर है कि मौसम कभी भी बदल सकता है और जलवायु जो है ठीक उसी समय पर और वो बहुत लंबे समय से एक ही समय पर आ रही है दोस्तों। जैसे जनवरी के महीने में ठंडी पड़ती है और मई जून जुलाई के महीने में बारिश होती है और अप्रैल मई के महीने में गर्मी का मौसम होता है। तो ये होता है जलवायु। आप हमेशा के लिए देखेंगे कि आपको जनवरी फरवरी के महीने में ठंड का ही मौसम देखने को मिलेगा। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भारत के जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग इसके मौसम हैं, अलग अलग मानसून के हिसाब से ये आते हैं। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा का मौसम से लिया गया है। तो देखो, जो है मानसून शब्द अरबी भाषा का है और ये मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। इसी से बना है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध है। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध है, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में भारत की भी स्थिति है। भारत के लगभग मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो जब भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है तो भारत का जो आधा भाग है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। और सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधे चमकता है तो उसका प्रकाश
कुछ तो जो है भारत के उत्तरी क्षेत्र को प्रभावित करेगा ही। इस वजह से ये उष्णकटिबंध क्षेत्र में भारत की स्थिति आती है। तो भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि जो है वो वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर अच्छी मात्रा में वर्षा हो गई दोस्तों तो फसलों का उत्पादन भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो फसलें होती हैं किसानों द्वारा जो फसल उगाई जाती है वो मौसम पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है दोस्तों। आगे देखते हैं किसी स्थान की जलवायु देखो किस किस पर आधारित है, किस किस के द्वारा प्रभावित होती है। तो किसी स्थान की जलवायु जो होती है वो उसकी स्थिति पर, उसकी ऊंचाई पर और समुद्र तल से दूरी कितनी है, इन सब तथा उसके उच्चावाच पर निर्भर करती है। तो ये इस पर निर्भर कैसे करती है दोस्तों, आप देखो उसकी स्थिति कहाँ पर है। सबसे पहले आप देखो उसकी स्थिति कैसे है। जैसे कि आप देखो एक स्थान है उत्तरी भारत का उत्तरी मैदान में आप देखो जो कर्क रेखा पर स्थित है वो, या फिर कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो देखो दोस्तों जो कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर सीधी सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य सीधे चमकता है। तो ऐसे स्थिति भी उसके जलवायु को प्रभावित करती है। और ऊंचाई, जैसे आपने देखा है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो अधिक ऊंचाई होने के कारण वहाँ का मौसम हमेशा ठंडा बना रहता है। तो ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। और समुद्र तट से दूरी इस तरीके से प्रभावित करती है। जो समुद्र के तट पर जो प्रदेश हैं वहाँ पर आप देखोगे तो ना वहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है, ना वहाँ पर अधिक सर्दी पड़ती है। उसका कारण ये है कि समुद्र में इतनी अधिक मात्रा में जल है कि सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो उस जल को गर्म होने में बहुत समय लगता है। और जब तक समुद्र का जल जो है पूरा गर्म होता है तब तक सूर्यास्त हो जाता है, पूरी तरीके से गर्म नहीं हो पाता। और फिर रात में जब ये ठंडा होने की प्रक्रिया में आता है, जब बहुत ठंडा होने की स्थिति में आता है, तब तक सूर्य फिर से उदय हो जाता है, सूर्य फिर से निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का टेम्परेचर ना बहुत गर्म है और ना ही बहुत सर्द है, वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर बना रहता है। और उच्चावाच पर भी निर्भर करता है कि वहाँ का उच्चावाच कैसा है दोस्तों। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। तो आप देखो जो राजस्थान जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कितना गर्म है, उसमें विशेष करके जो जैसलमेर ज़िला है और बीकानेर जो ज़िले हैं वो बहुत गर्म हैं। जबकि जम्मू तथा कश्मीर में द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो जो सबसे ठंडा स्थान है वो द्रास है और कारगिल, ये दोनों बहुत ही ठंडे जम्मू एवं कश्मीर के सबसे ठंडे जगहों में से एक है द्रास एवं कारगिल। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्य है, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंड है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत ही अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। तो देखो दोस्तों जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे हो रही है, मेघालय में स्थित एक मौसिनराम जगह है, मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये भारत में ही नहीं बल्कि ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मौसिनराम। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा भी नहीं होती है। तो देखो जैसे राजस्थान के जैसलमेर और मेघालय के मौसिनराम में कितना अंतर पाया जा रहा है। भारत के ही एक क्षेत्र में बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है और भारत के ही एक क्षेत्र में इतनी ज़्यादा वर्षा हो रही है कि वो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बन गया है। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान को देखना, हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो जिन पौधों की ऊंचाई ये लगभग आप 5 मीटर के आसपास देख रहे हो, ये पौधे झाड़ियों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें झाड़ी कहा जाता है। जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। तो कैक्टस
कैसा पौधा है? कैक्टस एक झाड़ीदार पौधा है। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ की बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। नारियल में पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये पेड़ सीधे होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। घास, झाड़ियाँ तथा पौधों जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बिना लगाए, बिना उगाए ही अपने आप से उग जाते हैं। उन पौधों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, क्योंकि उन पौधों को हम नहीं लगाते। खासकर ऐसे पौधे जो फल नहीं देते, उन पौधों को कोई नहीं लगाता हो या कोई लगाना नहीं चाहता, और वे पौधे खुद ब खुद उग जाते हैं। ऐसे पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जैसलमेर में बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही थी, और वहीं मासिनराम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है। तो ऐसे क्षेत्रों के वनस्पति, ऐसे क्षेत्रों में जो वृक्ष, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें भी भिन्नता देखने को आपको मिलेगी। जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ के वृक्ष लंबे और अधिक पत्तेदार और बड़े पत्तेदार वाले वृक्ष पाए जाते हैं। वहाँ पे आपको झाड़ियाँ भी बहुत अधिक देखने को मिल जाएंगी और लंबे लंबे वृक्ष, चौड़े पत्तेदार वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी की तुलना अगर हम करें रेगिस्तानी क्षेत्र में, तो वहाँ पे आपको कम पेड़ पौधे मिलेंगे और वहाँ पे आपको झाड़ियाँ तो देखने को मिलेंगी। तो वहाँ के जो वृक्ष होंगे उनकी लंबाई बहुत अधिक नहीं होगी और वो उनके पत्ते बहुत चौड़े नहीं होंगे दोस्तों। उनके पत्ते जो होते हैं कांटेदार पत्ते होते हैं। ऐसे वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? तो इसको देखते हैं, हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम जो है वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हमें जो है जीवन प्रदान करता है, जिस ऑक्सीजन को लेकर के हम जीवित हैं, जिससे हमारी सांसें चल रही हैं। इतने महत्वपूर्ण होते हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, और वही पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी को अपरदन से रोकते हैं। बिल्कुल, अगर पेड़ पौधे जहाँ पर अधिक होंगे तो आपने भी देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जड़ें होती हैं बहुत दूर तक फैली होती हैं और उनकी जड़ें मिट्टियों को बांध करके रखती हैं, ताकि बारिश के मौसम में वहाँ की मिट्टी कम कटे। और ऐसा होता भी है, आपने देखा होगा कि जहाँ पर पेड़ पौधे कम हैं वहाँ की मिट्टियाँ बारिश के मौसम में अधिक कटती हैं, अधिक बह जाती हैं, और जहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या अधिक होगी वहाँ की मिट्टियाँ कम कटती हैं। वहाँ का बहाव जो है बारिश के द्वारा मिट्टियों को जो बहा करके बारिश के पानी ले जाते हैं, ऐसा वहाँ पर कम आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का फ़ायदा हमें वनों से भी होता है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। जो वन होता है हमारा जो हम बड़े बड़े जंगल होते हैं उसमें जीव रहते हैं, जो जीवों के प्राकृतिक निवास होता है। सरकारों द्वारा भी ऐसे कई कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसे जीवों के प्राकृतिक निवास या जीवों के लिए प्राकृतिक वास के रूप में उन्हें उपयोग में लाया जाता है, ताकि हम जीव जंतुओं को वहाँ पे सुरक्षित रख सकें। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा भी करनी चाहिए, एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा
रख सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, वृक्ष को जंगलों को बचाने के लिए वृक्षों को लगाना और वृक्षों को बचाना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे देखते हैं एक छोटी सी स्टोरी है। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधे को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। तो देखो दोस्तों, वृक्ष लगाना ही बड़ी बात नहीं होती, उसकी सेवा भी करना, उसे बचाना भी चाहिए। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए तथा लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उस पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उन पर चारों ओर मंडराती थी। बच्चे उनके फलों का आनंद लेते थे, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेलते थे। तो देखो कितना महत्वपूर्ण, कितना मनोहर दृश्य रहा होगा उस समय जब घर के आसपास वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। अभी इस इमेज में देखो वृक्ष से कितना फ़ायदा हो रहा है, वृक्ष से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जैसे आप देख रहे हो, वृक्ष से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, शहद और तरह तरह के फल मिल रहे हैं, मुझे रबड़ भी बनाई जा रही है और हमें खेलने की चीज़, घर के उपयोग में दवाएं आदि सारी चीज़ हमें वृक्ष से ही मिलता है। तो वृक्ष जो है कितना महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन में, और इसे काटना नहीं चाहिए। इसीलिए सरकार जो है बार बार सबको बताती है और एक प्रयास में भी लगी हुई है कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और वृक्षों की कटाई कम से कम की जाए। वन्य प्राणी के बारे में पढ़ते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का निवास होता है। उसमें जो जंगल होता है उसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो वहाँ पर उनका निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियाँ तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप यानी सांप, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारी कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। तो देख रहे हो जो जंगल हैं, जंगलों में कितने प्रकार के जीव जंतुओं का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो देखो दोस्तों, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये तो आपको पता ही होगा। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात में एक राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, उसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास होता है। ये महत्वपूर्ण होता है आपके लिए कि एशियाई शेरों का निवास कहाँ पे किया जाता है। तो ये गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेरों का निवास वहाँ पे किया जाता है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। तो ये भी देखो, हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम में पाए जाते हैं दोस्तों असम में जो पार्क है उसमें एक सींग वाला गेंडा और हाथी पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो ये असम में पाया जाता है। आगे हम देखेंगे वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो देखो जंगली गधा, ये भी महत्वपूर्ण है, जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जा रहे हैं। और गुजरात में ये भी गिर राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जा रहे हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि मेघालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मेघालय के क्षेत्र में दोस्तों बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि पाए जा रहे हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे हिमालय की जगह मेघालय बोल दिया था। तो ये जो बकरी हैं, हिम तेंदुआ है, भालू है इत्यादि, ये सब चीज़ें हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ये सारे जीव पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि ये हमारे देश में पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हो हमारे देश में कितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और वो कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके लिए किस किस प्रकार के जो हैं सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे गुजरात में राष्ट्रीय
गुजरात में एशियाई शेर पाए जाते हैं, कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं और असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं जीवों को बचाने के लिए चलाई जा रही हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पक्षियों के रखने के लिए हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनकी प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षी की रक्षा करते हैं। जो उद्यान होते हैं दोस्तों, उसके अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। अगर है भी तो उसका एक सीमा क्षेत्र होता है, यहाँ तक आप जा सकते हो, इसके अंदर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आप शिकार नहीं कर सकते। वहाँ पे कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र को भी आप लेकर के नहीं जा सकते। इस वजह से यहाँ पर पक्षियों को और जीवों को की रक्षा की जा सकती है और रक्षा की भी जाती है। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों के सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है। तो कोबरा एवं करैत बहुत ही खतरनाक सांपों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। तो आप देख रहे हो, जब वनों को काट देंगे, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उनका स्थान नहीं रहेगा, उनका निवास स्थान ही जब नहीं रहेगा दोस्तों, तो रहेंगे कहाँ? और उसके बाद उनका शिकार भी करते हैं लोग। इस वजह से उनकी संख्या तेज़ी से घट रही है। दोनों कारण है कि वन को उनको रहने का घर नहीं है और जो जीव जंतु हैं भी तो उनका शिकार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनकी संख्या तेज़ी से घटती चली जा रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीवों को बचाने के लिए 3 तरीके के प्लान चलाए जाने। एक तो नेशनल पार्क होता है, नेशनल पार्क है, पशु विहार है तथा जो है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये 3 तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं जीवों जंतुओं को रक्षित करने के लिए, इनके बचाव के लिए। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हस्त परियोजना जैसे परियोजनाओं को शुरू किया था। तो जो बाघ परियोजना है ये बाघों को बचाने के लिए है और हस्त परियोजना हाथियों को बचाने के लिए शुरू की गई। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति को बता सकते हैं? तो यहाँ पे देखो आप किस तरीके से जीव जंतु जो जानवर होते हैं जंगलों में रहते हैं, उनका भी अपना समूह होता है, उनका भी अपना घर होता है, उनकी भी अपनी भाषा होती है। जो कई जानवर एक साथ मिल कर के कैसे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरों से बात करते हैं। आगे देखते हैं, आप वन्य जीवों की संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थ को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में, ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो वन्य जीव सप्ताह जो होता है हमारा अक्टूबर का पहला सप्ताह होता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो दोस्तों आप इसको याद रखो और रखना भी चाहिए कि जो अक्टूबर का पहला सप्ताह होता है वो वन्य जीव संरक्षण के लिए होता है, ताकि हम जो जीव हैं उनकी रक्षा कर सकें और उनको बचा सकें। आगे देखते हैं, प्रवासी पक्षी जो दूसरे देश से उड़ करके जो हमारे देश में आते हैं, उसमें प्रमुख कौन कौन से पक्षी हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत से पक्षी जो हैं आपको गंगा नदी के तट पर देखने को मिल जाते हैं। जब आप गंगा नदी के तट पर जाते हो, वहाँ पर खास करके आप इलाहाबाद प्रयागराज क्षेत्र में आप जाते हो, तो वहाँ पर इसमें से कुछ पक्षियाँ आपको दिखाई देते हैं जो प्रवासी पक्षी हैं। कुछ पक्षी पिनटेल बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, आस्प्रे, लिटिल स्टेंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। तो ये कुछ प्रमुख पक्षी हैं दोस्तों जो सर्दियों के मौसम में भारत देश आते हैं। और सबसे छोटी जो लिटिल
स्टेंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लिटिल स्टेंट जो होती है इसका वजन कितना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 15 ग्राम है। ये आती कहाँ से, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आर्कटिक प्रदेश दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है और वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। तो आर्कटिक प्रदेश से जो है और ये भारत आने में इसको लगभग देखो 8000 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रहा है। और इस पक्षी की वजन तो देखो कितनी छोटी पक्षी है, इसका वजन सिर्फ 15 ग्राम है। ये 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है। आज 6 क्लास के सभी चैप्टर दोस्तों समाप्त कर दिया मैंने। और एनसीईआरटी बुक के इस सीरीज में आज मैं आपके सामने भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव प्राणी चैप्टर लेकर के आया था। और इसमें मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। और जैसा कि आप जानते हो मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं, तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा। अब मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।